इससे पहले वीडियो में हमने हरित क्रांति के बारे में अध्ययन किया है और हरित क्रांति में उसका परिभाषा, उसकी संकल्पना, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़े हैं। तो आज हम लोग अभी इसमें हरित क्रांति की उपलब्धियां, उनका क्या प्रभाव है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति की उपलब्धियां क्या क्या हैं। What are the achievements of green revolution? The first one what we are going to see is transformation of traditional agriculture. प्राचीन कृषि में परिवर्तन। जैसे हमने इससे पहले बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो देखते हैं कि जैसे 1960 के दशक में उत्तम बीजों का प्रयोग शुरू हुआ और उत्तम बीजों के साथ साथ उर्वरक तथा आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आया। भारतीय कृषि में खेती के प्राचीन तौर तरीके बदलकर नए तकनीकों के साथ वैज्ञानिक तरीकों से खेती करना आरंभ हो गया। इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। And we had seen in the 1960s that the HIV seeds were already they were used, and because of this the production of food grain was increasing. The next one we will see is the elimination of food security, खाद्यान्न की कमी को दूर करना। और इसमें हम यही देखेंगे कि वैज्ञानिक एवं आधुनिक तरीकों के प्रयोग से अनाज के उत्पादन में तीव्र वृद्धि आई और जो कि देश में खाद्यान्न की कमी थी उसको दूर किया एवं खाद्यान्न के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया। तो अगला हम लोग देखेंगे क्षेत्र का विस्तार, द एक्सपेंशन ऑफ एरिया। हरित क्रांति की शुरुआत के बाद कम से कम हम लोग देखेंगे कि 20 वर्षों तक ये निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित था। जैसे इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत जिन क्षेत्रों में हुई थी उनमें है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र थे। लेकिन 1980 के दशक में पूर्वी राज्यों तक जैसे वेस्ट बंगाल एवं बिहार तक इसका क्षेत्र का विस्तार हुआ और दक्षिण की ओर भी बढ़ा, जिसमें हम देखेंगे मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटका आते हैं। अगला जिस क्षेत्र में परिवर्तन आया वो है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, फसल सस्या का बदलाव या उसके रूप में बदलाव। जैसे कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत में देखी कि केवल गेहूं के फसल को प्राथमिकता दी गई थी। इसके बाद हरित क्रांति के दूसरे चरण में उन्नत किस्म के चावल को भी बढ़ावा दी गई। इसके साथ साथ ही हरित क्रांति के तीसरे चरण में गेहूं के साथ अन्य फसलों को भी अहमियत दी गई और इन सभी फसलों की प्रमुखता मुख्य रूप से माध्यम तथा दक्षिण भारत में पाई जाती है और जहां पर इन फसलों को मुख्यतः व्यापारिक रूप से उगाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे द लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि एवं उद्योग के बीच संयोजन। नई तकनीकी एवं कृषि का आधुनिकीकरण दोनों ही क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योग को सशक्त बनाता है, दोनों के बीच एक संयोजन स्थापित करता है, या तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। कृषि एवं उद्योग दोनों एक दूसरे पर आधारित है।
जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि कृषि कार्य के लिए जिन मशीनों एवं अन्य कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है उसको उद्योग द्वारा प्राप्त होता है या उद्योग पूरा करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखेंगे कि उद्योग को भी कृषि क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि दोनों ही अर्थात कृषि एवं उद्योग एक दूसरे को इनपुट प्रदान करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए हम लोग अगला भाग में चलते हैं, इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति का प्रभाव क्या है? इसमें हम लोग देख रहे हैं कि द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी। इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं कि प्रति हेक्टर उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का विशेष प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा है, वो भी प्रति हेक्टर उत्पादन में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि 1965 से 66 के बीच में गेहूं का उत्पादन 1 करोड़ टन था, जो कि बढ़कर 1982-83 में या 4.3 करोड़ टन हो गया। ये गेहूं के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो उल्लेखनीय सफलता का सूचक है। अगर हम आज के दिन में देखेंगे कि 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार जो गेहूं का उत्पादन है वो अब 10 करोड़ टन हो गया है और इसका मुख्य कारण हम सभी जानते हैं, उन्नत बीज है, सिंचाई है, रासायनिक उर्वरक आदि का प्रयोग, जो कि गेहूं के उत्पादन को बढ़ा रहा है। दूसरा हम लोग जो देखेंगे कि मेजर बेनिफिट टू द रिच फार्मर्स। हरित क्रांति समृद्ध किसानों के लिए अधिक लाभदायक है क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है और पूंजी होने के कारण वे कृषि की नई रणनीति के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहे हैं। उसका मतलब वे नई मशीनों का परचेस कर रहे हैं, जो रासायनिक खादों की आवश्यकता है उनको खरीद पा रहे हैं और उनके कारण क्या हो रहा है कि ये हरित क्रांति उसके लिए अधिक लाभदायक है। लेकिन दूसरे तरफ जहाँ हम देखते हैं कि मध्यम वर्ग के किसान हैं या तो गरीब किसान हैं जिनके पास अधिक पूंजी नहीं होने के कारण इन सभी सुविधाओं से वे वंचित रह जा रहे हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि मॉडरेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ, माध्यम या सामान्य विकास। हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में मॉडरेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ इसकी स्थिति मानी जा रही है क्योंकि इसमें सभी फसलों के विकास एवं उत्पादन में समानता नहीं पाई जाती है। इसमें गेहूं को प्राथमिकता दी गई है और गेहूं का उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और उसके साथ साथ ही चावल को भी प्रधानता मिली है। लेकिन उसके अलावा जितने भी दूसरे फसल हैं उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो कृषि विकास है वो एक समान नहीं हो पा रही है। अगला हम लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड इन वेल इरिगेटेड एरिया। उसका मतलब है हरित क्रांति का जो विकास है वो किसी क्षेत्र विशेष में है और हरित क्रांति का विकास उन क्षेत्रों में अधिक हुआ है जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और हम लोग इससे पहले देखे हैं कि मुख्यतः ये पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में इसका विकास हुआ है और बाकी क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव कम रहा है। अगला हम लोग देखेंगे लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। और भूमि सुधार के बारे में अगर हम लोग कहना चाहेंगे कि देश के स्वाधीन होने के तुरंत बाद भूमि सुधार नीति अपनाई गई थी और जिसका मुख्य उद्देश्य था कृषि संबंधों का फिर से ढांचा तैयार करना तथा शोषण को समाप्त करना और
भूमि का समान वितरण तैयार करना, क्योंकि हम लोग देखते हैं इससे पहले भी जमींदारी सिस्टम थी, बिचौलियों का जो प्रभाव था, इन सबको समाप्त करके भूमि का समान वितरण करना था। लेकिन संविधान के अंतर्गत भारत में एक समाजवादी व्यवस्था लागू करने का जो संकल्प लिया गया था, वो मुख्यतः केंद्र एवं राज्य सरकार के नियंत्रण में रहा है और भूमि सुधार के माध्यम से वे किसानों के अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते थे तथा भूमि पर उनका स्वामित्व स्थापित कराने का एक प्रयास था। तो इससे आगे हम लोग देखते हैं राइजिंग अबव द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर उठना। हम ये देखे हैं कि खाद्यान्नों की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण जो भारतीय किसानों में गरीबी थी उसको दूर करने में कुछ हद तक ये ग्रीन रेवोल्यूशन कामयाब रहा। लेकिन हम ये भी देखे हैं कि किसी किसी क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव कम था, तो उस क्षेत्र में इसका जो प्रभाव है वो भी कम रहा है। लेकिन दूसरे तरफ अगर हम लोग देखेंगे कि सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत बहुत सारे स्कीम्स शुरू किए जिसका लाभ किसानों को मिला और बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। अगला हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर में वृद्धि। हरित क्रांति के कारण रोजगार की संभावना बढ़ गई। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे, विशेषकर उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में, जहाँ पर केवल साल में ना केवल एक ही फसल लेकिन उसके अलावा साल में अन्य फसलों की खेती शुरू की गई, जिसके कारण किसानों को रोजगार प्राप्त हुआ। अगला हम लोग देखेंगे अनइक्वल एम्प्लॉयमेंट। अनइक्वल एम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहेंगे कृषि विकास में पूरे देश में असमानता पाई गई है, क्योंकि जिस क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ है उस क्षेत्र में या तो जो समृद्ध किसान है वहाँ पर कृषि का अधिक विकास हुआ है। लेकिन जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति लागू नहीं किया गया है वे क्षेत्र कृषि के मामले में अभी भी पिछड़े माने जाते हैं। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि रीजनल इम्बैलेंस, प्रादेशिक असंतुलन। और ये प्रादेशिक असंतुलन क्या है? हरित क्रांति ने जहां एक ओर देश में खुशहाली का वातावरण बनाए रखा तथा खाद्यान्नों में देश को आत्मनिर्भर बनाया, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रादेशिक विकास में असंतुलन भी बढ़ गया है, क्योंकि हरित क्रांति के आयाम सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं लागू किए गए हैं। कुछ राज्यों में इसके विकास की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। ऐसे स्थिति में कुछ राज्यों में अधिक विकास हो पाया और बाकी राज्य पिछड़े रह गए हैं। इस प्रकार देश में कृषि क्षेत्र की आर्थिक विषमताओं का स्पष्ट रूप हमें देखने को मिलता है। अगला हम लोग देखेंगे इंटरक्रॉप डिस्पैरिटी। उसका मतलब है कि यहाँ पर जो फसलों को उगाया जाता है उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती है। और जिससे हम लोग हरित क्रांति के तहत में HYV बीजों के उपयोग से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन सभी फसलों को इसका महत्व नहीं दिया गया। केवल गेहूं, चावल और किसी किसी क्षेत्र में मक्का, बाजरा, इन सबको बढ़ावा दिया गया और बाकी फसलों को निग्लेक्ट किया गया। अगला हम लोग देखेंगे आय में भिन्नता।
disparities in income. इसमें हम लोग देखेंगे कि द रिच फार्मर्स हैविंग लार्ज लैंड होल्डिंग्स, देयर इनकम वाज हाई कंपेयरिंग टू द स्मॉल पुअर फार्मर्स। जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि समृद्ध किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी होने के कारण वो हरित क्रांति से अधिक लाभ उठा सके। और दूसरे तरफ हम देखते हैं कि गरीब किसानों के पास जिनके पास पूंजी नहीं है, वे इन सभी लाभों एवं सुविधाओं से वंचित रह गए, जिसके कारण उनका जो आय था उसमें काफ़ी अंतर हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण, या दूसरे शब्दों में हम लोग इसको कह सकते हैं कि पर्यावरणीय असंतुलन। इसमें हम देखेंगे कि HYV बीजों के उत्पादन के लिए सिंचाई और रासायनिक उर्वरक अति आवश्यक है, और इन उर्वरकों के साथ साथ कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है, और जिसके कारण अत्यधिक इन सभी खादों या तो कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जो हम सभी इन सभी समस्याओं से अवगत हैं। इनको मैं अधिक डिस्कस नहीं करूँगी। अगला है फूड पोल्यूशन, या तो हम लोग देखेंगे कि जो खाद्यान्न है वो भी दूषित हो रही है। जैसे इससे पहले हम लोगों ने देख चुका है कि खेती करने के लिए रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है, और जब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग सीधे अनाज के ऊपर या सब्जियों के ऊपर या फलों के ऊपर किया जाता है तो इसका प्रभाव उसमें रह जाता है, जिससे कि हम कहेंगे वी आर हैविंग एन अडल्ट्रेटेड फूड। हम लोगों को जो अनाज मिल रहा है वो शुद्ध नहीं है, वो भी इन कीटनाशकों के प्रभाव में आ जाता है। अगला हम लोग देखेंगे सोइल इरोजन, मृदा अपरदन। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से हम देखते हैं कि मृदा का जो नेचुरल फर्टिलिटी रहती है वह धीरे धीरे कम हो जाती है और समाप्त भी हो जाती है, जिसके कारण मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। अगला हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड वाटर टेबल गोइंग डाउन। उसका मतलब लोअरिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टेबल, भूमिगत जल के स्तर में कमी। सिंचाई के लिए मुख्यतः हम लोग देखेंगे पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, जहाँ पर सिंचाई का प्रमुख साधन आपका ट्यूबवेल है, और इनका उपयोग सालों भर होता है, या कि उस क्षेत्र में से पहले हम लोग देख चुके हैं कि वर्षा बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा के ऋतु में भी होती है। तो ऐसी स्थिति में उनको सालों भर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पानी का उपयोग अत्यधिक होता है, और इससे क्या होता है कि जो भूमिगत जल का स्तर है वो नीचे चला जाता है।